नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात की और इस दौरान ही दोनों ही नेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग और साथ ही तमाम रणनीतियों पर भी चर्चा हुई है। वही बताते ये चले क्षेत्रीय मुद्दे भी इसमें शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के साथ भारत के अच्छे संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता है वो जताई है। राष्ट्रपति गोकुल ने भारत के साथ अपने देश के संबंधों में अहम बताते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। तो पीएम मोदी की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, जिनमें दोनों देशों के बीच किस तरीके से आर्थिक सहयोग और साथ ही आगे जाकर रणनीतिक संबंध बनते हैं उसको लेकर के चर्चा हुई है। मॉरिशस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करते हुए तस्वीरों में भी दिख रहे हैं और दोनों ही अहम नेताओं, बड़े नेताओं के बीच तमाम ऐसे जो डील हैं वो क्रैक किए गए हैं। हालांकि अभी दोनों देशों के बीच कौन से ऐसे सहयोग, आर्थिक चाहे बात कर ले, चाहे रणनीतिक, चाहे और भी ऐसे कौन सी बातें की गई हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं निकल कर सामने आ रही। लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और जो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं उनसे ये कहते हुए नजर आए कि दोनों देशों के बीच एक ऐसा संबंध हो, एक ऐसा प्रगाढ़ संबंध हो जिससे कहीं ना कहीं बाकी देश को एक डेफिनेशन सेट हो। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने 2 बार तमिलनाडु का दौरा किया, पहली बार कृषि विभाग के काम के लिए और दूसरी बार ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए। हालांकि उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दोनों बार तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री उनकी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार तमिलनाडु की जनता को लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तमिल संस्कृति, भाषा और जनता को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माता के बेटे हैं, भेदभाव का कोई सवाल नहीं। हम विनम्रता से तमिलनाडु के किसानों और जनता की सेवा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है लाभ देने के लिए। अभी मनरेगा की बात हुई थी, तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। वही दिल्ली बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली बीजेपी कार्यालय में हम सभी लोग इस तरह से होली मना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हमारे सभी मंत्री दिल्ली के लोगों के विकास और समृद्धि के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे को रंगों से बधाई दिया। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, विकास कार्यों की समीक्षा और साथ ही भविष्य के कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। वही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और जल्द ही समाधान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने झांसी के विकास में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने की बात कही। वही बैठक के दौरान ही विकास कार्यों की प्रगति और संतोष व्यक्त किया गया और आने वाले समय में नई योजनाओं को लागू करने की भी योजना बनाई गई।
वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और यह अस्पताल स्मार्ट सिटी के मिशन के अंतर्गत आता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झांसी वासियों को बधाई देते हुए कहा, इस अस्पताल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। वही मुख्यमंत्री ने झांसी के अंतरिक्ष संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां उन्होंने यह भी कहा कि यह संग्रहालय लोगों को अंतरिक्ष के जो रहस्य हैं उसको समझने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि संग्रहालय ने शुभारंभ के बाद 30 लाख रुपए से अधिक की कमाई की है। हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे यहां पे बहुत अच्छा लगा, युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी एक स्काई म्यूजियम को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गया हूं, आप भी देखेंगे स्काई म्यूजियम। ये अंतरिक्ष म्यूजियम है। अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे हम लोग जान सकते हैं, जो अब तक हमारे लिए अबुझ पहेली थी, आज उसे देखने का एक अवसर हमें यहां प्राप्त हुआ। और झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी यह योजना मिली है। और मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने वर्चुअली स्काई म्यूजियम का शुभारंभ किया था और मुझे अच्छा लगा कि शुभारंभ होने के बाद इसने 30 लाख रुपए से अधिक पैसा भी कमाया है। वही नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के काठमांडू वापस पर एक राजशाही रैली निकाली गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की गूंज थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली ये जो पोस्टर है वो उत्तर प्रदेश के किसी शहर या फिर किसी कस्बे में नहीं लहरा रहे थे, बल्कि तस्वीर नेपाल की है, जहां पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के वापसी पर एक रैली निकाली गई, जिसमें 10,000 नागरिक मौजूद थे। लेकिन चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू के ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। उनका यह कहना है कि धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। देश ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल में भी योगी का परचम लहरा रहा। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय निर्वाचन आयोग के ने सभी जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं उनसे 30 अप्रैल तक किसी भी अनसुलझे मुद्दे पर सुझाव मांगा है। आयोग ने कहा कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया, जिसके तहत आयोग ने पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर बातचीत की परिकल्पना भी की, ताकि चुनावी कानूनों को और प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया जताई है और कहा कि हम अपने देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान बुलाते हैं, जिसको जिस नाम से अपना देश को पुकारना है वह पुकार सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते, जो ये दर्शाता है कि देश को विभिन्न नामों से संबोधित करने की स्वतंत्रता सभी को है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पर जोर देते हुए कहा कि यह एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक चयन का विषय है।
India should be called Bharat. We call it Bharat. We call it Bharat, we call it India, we call it Hindustan. हमारे 3 नाम है ना। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहां से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं, अलग नाम है। आप जिस बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर राज्य में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की विफलता के कारण हिंदू धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा। भाजपा के नेताओं ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी ने राज्य सरकार से हिंदू धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की है। वही दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी काउंसिल की पहली बैठक के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में 34 झुग्गी झोपड़ियों में पानी की समस्या पर चर्चा हुई। अगले 6 से 8 महीनों में 9000 नए पानी के कनेक्शन लगाए जाएंगे, वही जिससे 4700 लोगों को लाभ मिलेगा। वही प्रवेश वर्मा ने यह भी बताया कि एनडीएमसी में साफ सुथरी सड़कें सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा और क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। उन्होंने सस्ती बिजली खरीदने के विकल्पों पर भी विचार करने की बात की। आज एनडीएमसी काउंसिल की दिल्ली इलेक्शन के बाद में पहली मीटिंग थी। उसमें हमारे साथ में हमारी यहाँ से नई दिल्ली की सांसद आदरणीय बांसुरी स्वराज जी, हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन मेरे भाई कुलजीत चहल जी, अनिल वाल्मीकि जी, सरिता तोमर जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे सारे इलेक्टेड मेंबर्स, और उसमें काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। उसमें हमने उठाया कि जैसे इलेक्शन में आपने देखा होगा नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे 34 ऐसे झुग्गी क्लस्टर्स हैं। हमने देखा कि इतने बड़े बड़े क्लस्टर में वहाँ पे केवल पानी के 10 नलके हैं, 8 नलके हैं, 5 नलके हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगले 6 से 8 महीने में 9000 नए पानी के कनेक्शन यहाँ के झुग्गी क्लस्टर में, 34 झुग्गी क्लस्टर में, जिससे 47,000 लोग उससे लाभान्वित होंगे। उनके घरों में नल से जल आएगा। ये उनके जीवन में बहुत बड़ी राहत लेके आएगा। जहाँ पे 1000 लोगों के बीच में केवल 5 नलके होते थे, 6 से 8 महीने के बीच में हर घर में नल होगा और वहाँ पे अच्छा साफ जल होगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से फोकस रहता है रिन्यूएबल एनर्जी पर, तो हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा दें। यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें सोलर पैनल हमको लगाना मैंडेटरी करें। उसके लिए कमेटी का भी गठन हो चुका था, वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके ऊपर में काम करेंगे। दूसरा, जो एनडीएमसी बिजली खरीदती है, वो अभी जो हमारे सोर्सेस हैं उसमें कई सोर्सेस हैं जहाँ से हमको महंगी बिजली मिलती है, तो कस्टमर को महंगे बिल भी आते हैं। तो हमने सस्ती बिजली खरीदने के ऊपर में, ऑप्शंस के ऊपर में विचार किए हैं। सस्ती बिजली खरीदेंगे, जहाँ पे 18 रुपये की मिलती है उसको 4 रुपये में कौन से सोर्स से खरीदें, ऐसे भी प्रस्ताव हैं, ताकि कस्टमर को जो 20,000 का बिल आ रहा है उसको कम से कम वो बिल और जितना हमें उसमें फ़ायदा। वही बिहार के बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के विभिन्न शहरों में धार्मिक कार्यक्रमों के सिलसिले में पहुंचे थे, उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। वही बाबा के स्वागत में उमड़ी इस भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार में उनकी श्रद्धा और आस्था का एक बड़ा आधार है। उनके कार्यक्रमों में लोगों का उत्साह और श्रद्धा दिखता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के धार्मिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ती बन चुके हैं।
काशी में होली का जश्न शुरू हो चुका है और यहाँ पर भक्त बाबा संग होली खेल रहे हैं। वाराणसी का शमशान घाट आज एक अनोखी होली का साक्षी बना, जहाँ चिताओं की लपटों से नागा साधु होली खेलते हुए नजर आए। अघोरी और किन्नरों ने भस्म और गुलाल से होली खेली। बाबा मशान नाथ के साथ आयोजित इस विशेष आयोजन में लाखों श्रद्धालु जुटे, जिन्होंने इस अद्भुत परंपरा को देखा और अनुभव भी किया, जहां होली का रंग भस्म और भक्ति में घुलकर एक नए रूप में सामने आया। बाबा मशान नाथ की पूजा और भस्म के साथ इस अनोखी होली का आयोजन हुआ। वाराणसी की संस्कृति की धरोहर का प्रतीक बना। वही बीजेडी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचा, जहां पर प्रतिनिधिमंडल ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ओडिशा में डाले गए जो मत है, उसमें भिन्नताओं के संबंध में एक अनुस्मारक ज्ञापन निर्वाचन आयोग को सौंपा है। बीजेडी ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है। उड़ीसा चुनाव पर बीजेडी ने आपत्ति जताया है। उनका यह कहना है कि वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं जो एक के बाद एक गड़बड़ियां देखी जा रही है, उसी को लेकर के यहां पर दिल्ली पहुंचे थे बीजेडी के तमाम कार्यकर्ता और ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए। तो उड़ीसा चुनाव पर बीजेडी की ये आपत्ति दिखाई गई। बीजेडी ने भिन्नताओं पर सवाल उठाया है। वही झांसी में सीएम युवा क्रेडिट कैंप शुरू हुआ है, जहां पर सीएम ने क्रेडिट कैंप का उद्घाटन किया। झांसी और चित्रकूट में युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जहां खुद सीएम वहां पर उपस्थित हुए हैं। राकेश सचान जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री पूर्व श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, महापौर झांसी श्री बिहारी लाल आर्य जी, देखा आपने सीएम जहां पर करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ तमाम तरीके की जो आयोजन है वो भी दिखाते हुए नजर आए हैं। और अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल है और साथ ही साथ इस क्रेडिट कैंप को शुरू करते हुए नजर आए और इसका उद्घाटन किया है। ये झांसी में उद्घाटन किया है और साथ ही साथ युवाओं को जागरूक करने के सशक्तिकरण कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए अपील भी की है, जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे और युवा कार्यक्रम से रोजगार भी सृजन होगा, क्योंकि देखिए आजकल देखा जा रहा है कि युवा जो है वो रोजगार के अभाव में सुसाइड और तमाम ऐसी चीजें जो गलत रास्ते हैं वो अपनाते हैं और इसी को बढ़ावा ना मिले और इसी से बचने के लिए सीएम ने एक नया कार्यक्रम ये चालू किया है। झांसी और चित्रकूट में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया, जिस सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में इसका नाम दिया गया। तो युवाओं के लिए क्रेडिट का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें बड़ी संख्या में युवा तो शामिल होंगे, लेकिन युवाओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य जो नेता थे उन्होंने होली मिलन खेला, जिसमें वहां पर उपस्थित हुए थे और साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और साथ ही जो बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लंबे समय के बाद 27 सालों के लगभग समय के बाद आखिरकार बीजेपी के इस ऑफिस में ऐसा माहौल आया है, इस तरह से होली मनाते इस बार लोग नजर आए हैं और पूरा विश्वास है मुझे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हमारे जो सभी मंत्री हैं वो दिल्ली के लोगों के विकास और साथ ही समृद्धि के लिए काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ये कहा, वहीं साथ ही साथ एक एक करके एक दूसरे को गुलाल लगाया और एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया। जहाँ पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं इस होली मिलन समारोह की, जो बीजेपी के दफ्तर में किया गया था इसका आयोजन। देखिए क्योंकि इस बार इसलिए खास है होली बीजेपी वासियों के लिए क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी का कमबैक हुआ है। हालांकि एक लंबा समय था और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, उन सब दिल जीतने वाली
बहन रेखा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जिन्होंने नेतृत्व किया इस बड़ी विजय का, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी आमदार, हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी श्री अनिल बलूनी जी, सभी पत्रकार बंधु भगिनी, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बहुत ही आनंद हुआ कि 27 साल बाद हमारे प्रदेश कार्यालय में इतने उत्साह के साथ चलिए अब आपको बुलेटिन में सीधे ले चलते हैं झांसी, जहां पर सीएम युवा कैडेट कैंप शुरू हो चुका है। सीएम ने इसका उद्घाटन किया है। वहीं झांसी और चित्रकूट में युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोजगार सृजन करने के एक नया अवसर मिलेंगे, ये सीएम कहते हुए नजर आए। और साथ ही उनका क्या कुछ कहना, चलिए आपको सीधे सुनाते हैं। और पराक्रम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के उपरांत पहली बार मुझे बुंदेलखंड की पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, भारत की सनातन परंपरा की ध्वज पताका कैसे वैश्विक मंच पर लहरा रही है, महाकुंभ ने यह साबित किया है। और इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सूर्य अस्त के बाद आवागमन ठप हो जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है, बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर होता था, किसान आत्महत्या कर रहा था और नौजवान मजबूर था पलायन करने के लिए। और बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करके वैश्विक मानचित्र पर छाया हुआ है, वहीं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने महाकुंभ को देखा होगा। उत्तर प्रदेश की आबादी तो है 25 करोड़ और महाकुंभ में श्रद्धालु और संतों की संख्या आती है 66 करोड़ 30 लाख से अधिक। हमने जो अनुमान लगाया था उससे कई गुना। और मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन इसलिए करता हूं, महाकुंभ की सफलता के लिए आपने भी योगदान किया, क्योंकि आपके भी जनपद से जो श्रद्धालु आया, आपने आतिथ्य सत्कार की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में इस दौरान लूट की घटना नहीं, छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं, अपहरण की कोई घटना नहीं, हत्या की कोई घटना नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं आई। और देश के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम और दुनिया के। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।